आज हम अध्ययन करेंगे उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र सिस्टम। उत्तरी भारत के अंदर दो अपवाह तंत्र सिस्टम पाए जाते हैं, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र सिस्टम और दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र सिस्टम। उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र सिस्टम जो है, जो दो तरह से जल प्राप्त करता है। यहाँ पर वर्षा जल भी प्राप्त होता है और ग्लेशियरों से भी जल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं उत्तरी भारत की, वो क्या है भाई? सतवाहिनी है, जो सदाबहार है, सदा निरा इनको कहा जाता है। ये कंटिन्यू क्या होती रहती है भाई? बहती रहती है। ठीक है, तो इनमें बरसात का जो समय होता है उस समय इसमें ज़्यादा जल गैदर हो जाता है और नीचे के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ के आसार बन जाते हैं। तो आज सबसे पहले भारत के उत्तरी विशाल जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उनमें सबसे पहला जो नदी तंत्र है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो नदी तंत्र है वो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है ना। सिंधु सबसे भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, आज पाकिस्तान में है सिंधु नदी तंत्र मोस्टली, लेकिन भारतीय नदी तंत्र में इसको काउंट किया जाता है। तो सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशाल नदी तंत्रों में से एक है और ये जो नदी तंत्र है इसके अंदर इसकी सहायक नदियां हैं मुख्य, उसकी सब छोटी नदियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अवनालिकाएं हैं जो इसमें जल गिराती है और इसका जल का जो विस्तार है उसको बढ़ा देती है। तो सिंधु नदी तंत्र जो है ये भारत की लगभग 4541 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के उत्तरी क्षेत्र से, ये भारत से बाहर जब जाते हैं तिब्बत के अंदर तो कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी से उत्तर की तरफ यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी से दो नदियाँ निकलती है, जो एक पूर्व की तरफ बहती है और दूसरी उत्तर की तरफ बहती है। यहाँ पर सिंधु नदी के मानसरोवर ताल जो है ना, राकस ताल, मानसरोवर ताल, राकस ताल से कौन निकलती है? सतलुज नदी है। और इसके ऊपर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4541 मीटर ऊंचे क्षेत्र से निकलती है और ये भारत के अंदर 380 किलोमीटर तिब्बत में बहने के बाद इंडिया में प्रवेश करती है। और इंडिया का एकमात्र ऐसा स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर का ऐसा जिला जिसके अंदर से सिर्फ सिंधु नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जम्मू कश्मीर के किस जिले से होकर के सिंधु नदी प्रभावित होती है? तो सिर्फ लेह से गुजरती है। ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, वो लेह से गुजरती है। और भारत के अंदर इसकी जो लंबाई है 1114 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है। यहाँ से निकल कर के ये नदी इंडिया में बहती है, इंडिया में बहने के बाद पाकिस्तान में बहती है और कराची के पास जाके ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2880 मीटर। भारतीय नदी तंत्र में सबसे लंबी जो नदी है वो हमारी सिंधु नदी आती है। इसमें कुछ सहायक नदियाँ मिलती है उसके बाद। तो ये यहाँ से निकल कर के बहती है इंडिया में और इंडिया से बहते हुए ये यहाँ पर हमारा है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी नीचे है जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर के पहले कहाँ बहती है? ये उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर की तरफ बहने के बाद कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर ये यहाँ पर त्रिमीर पर्वत के नीचे एक मोड़ एकदम से मोड़ देती है और पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर जहाँ प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दर्दिस्तान। ठीक है, वहाँ से प्रवेश करने के बाद ये कहाँ बहती है? पाकिस्तान में बहती है। ये हमारा मुख्य नदी है और इसमें कुछ सहायक नदियाँ हैं। जब हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, तो उसके अंदर उसकी सहायक नदियाँ को, जो उसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं, वैसे छोटी मोटी बहुत नदियाँ हैं भारत के अंदर, हमने स्टडी किया था कितनी, लगभग 4000 नदियाँ हैं, जिनके अंदर से मुख्य कितनी हैं? 23 नदियाँ हैं और लघु 200 नदी है। लघु नदी 200 है, मुख्य नदी 23 है और लगभग छोटी नदियाँ कितनी है हमारी? 4000 है। ठीक है, तो उनमें से उन 23 नदियों में से मुख्य जो नदियों में से बात आती है तो कौन है?
सिंधु नदी भी एक मुख्य नदी है। ठीक है, तो इसकी सबसे यहाँ ये जब बहती है पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक कुनलुन जो पर्वत है उसके नीचे की जो श्रेणी है, सुलेमान जो पर्वत है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर से कुछ नदियाँ निकलती है। इसमें दो तरह की नदियाँ यहाँ इसके साथ मिलती है, एक दक्षिणी, एक दाहिने साइड से और एक बाएं साइड से। बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ और दाएं साइड से मिलने वाली नदियों में कुछ नदियाँ कहाँ से मिलती है, इसके ऊपरी हिस्से में दाएं हिस्से मिलती है, और भारत की जो सारी नदियाँ किसके बाएं हिस्से मिलती है। ठीक है, दाएं हिस्से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, सुलेमान पर्वत से जो निकलती है वो दाएं हिस्से मिलेगी, और भारत से निकलने वाली नदियाँ इसमें बाएं हिस्से मिलती है। तो इसकी सबसे पहली जो, और सिंधु नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है भाई 1960 के अंदर, जब ये 1947 में दोनों अलग हुए, 1947 से दोनों अलग हुए थे, तो 1967 तक क्या हुआ दोनों के बीच में, ठीक है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में, विवाद चल रहा है भाई। ये 1960 के अंदर एक समझौता हुआ था, तो भारत इस नदी का केवल 20% पार्ट ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि सिंधु नदी का टोटल अगर क्षेत्र की बात करें तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। टोटल इसके एरिया की बात करें तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल आता है। भारत इसमें से 3,21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही क्या करता है, इसका अफवाह तंत्र है भारत के अंदर। तो उस हिसाब से कितना परसेंट, 20% जल ही भारत इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसमें कौन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पर फीडर नहर निकाले गई है, जिससे क्या कर सकते हैं भाई, नहरी सिंचाई जो इस प्रदेश में इससे की जाती है। ठीक है, और इसमें से 3 मुख्य नदियां जो है इंडिया को 1960 में 3 मुख्य नदियां इंडिया को दे दी गई, और बाकी 3 नदियां किसके पास चलेगी, पाकिस्तान के पास चलेगी है। यहाँ पर झेलम, रावी और व्यास नदियाँ किसके, पाकिस्तान के हिस्से में चली गई है, जिसका टोटल वाटर कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। नीचे जाते हैं तो इसमें चिनाब आती है, सतलुज नदी आती है, और एक नदी हमारी क्या है, इसमें एक नदी और बस आती है भाई, व्यास नदी। इनका जो जल है वो इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसको रोक नहीं सकते हैं, डैम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ चला जाता है। उन्होंने जो चीज़ें डिसाइड की थी उस हिसाब से इसको फ्लो में बहने दिया जाएगा, लेकिन उससे नहरें निकाल करके, जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, वहाँ नहरें निकाल करके सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, तो इस सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी जो नदी है, या फिर इसकी, हाँ, ये निकलती कहाँ से, एक स्थान का नाम है बोखरचू, जहाँ से निकलती उस स्थान का नाम क्या है, बोखरचू स्थान का नाम है भाई। ठीक है, जिसको शेरमुख भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगी खबाब भी इसको कहा जाता है। लद्दाख का जो लद्दाखी जो भाषा है उसके अंदर सिंगी खबाब बोलते हैं इसको, उस स्थान का नाम। सिंगी खबाब को क्या कहते हैं, शेरमुख कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है भाई, इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, सतलुज नदी आती है। सतलुज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें सतलुज को कौन सी नदी कहा जाता है भाई, पहले है सतलज, हाँ सतलज लिखो, सतलुज भी लिखते हैं, सतलज भी लिखते हैं लिखने वाले। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्राचीन काल में इसको क्या कहते थे, सतुंदरी, है ना। तो भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अंदर ये लिखा गया है, सतलुज को क्या लिख दिया गया, सतलज को क्या लिख दिया गया, सतुंदरी लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये राकसताल झील जो है, कैलाश पर्वत के दक्षिण में राकसताल झील है, और जिसकी जो ऊंचाई है कितनी है, लगभग 4200 मीटर है। वहाँ राकसताल झील है। राकसताल झील से ये निकलती है, और निकल के कहाँ बहती है, ये पहले पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है, और फिर कहाँ, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश की घाटी से बहते बहते कहाँ पहुँच जाती है भाई, ये पंजाब में बहती है, और फिर किसके साथ, फिर ये 400 किलोमीटर लगभग क्या करती है, ये जो हमारी सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु जो नदी है इसके समांतर बहती है। हमने अध्ययन किया था कि समांतर भी कुछ नदियाँ हैं जो समांतर बहती है, उनको समांतर बहने वाली नदियाँ कहा जाता है। तो ये जो है
इसको वही लांगचेंग खवाब नाम स्थान से ये निकलती है। वैसे राकसताल झील जो है किस स्थान में पड़ती है? लांगचेंग खवाब, ये स्थान का नाम है जो तिब्बत में पाया जाता है। तिब्बत में पाया जाता है। तिब्बत आज चाइना के अंडर में है, लेकिन तिब्बत अपने आप में एक अलग स्थान था। ये कभी इंडिया का पार्ट था प्राचीन समय में, लेकिन धीरे धीरे क्या थे, जो राजा जो लोग थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को अपनी अपनी रियासत बनाया, और बाद में किसके हिस्से में चला गया? ये चीन ने इसको कब्जे में कर लिया है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज इसकी यहाँ तिब्बती जो भाषा यहाँ बोली जाती है उसके हिसाब से इनका नाम दिया गया है। ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो हमारी नदी सिंधु नदी है, इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहा जाता है। सांगपो रिवर है जो सांप की तरह बह रही है ना, अकॉर्डिंग टू ये सर्पेल्टाइल बह रही है, इसलिए इसको वो कहा जाता है। वैसे सबसे स्ट्रेट बहने वाली नदी भी यही है, सीधे क्षेत्र में अगर देखते हैं बहती यही है, लेकिन इसके गोर्ज बहुत बड़े बड़े हैं, महाखड़ बहुत ज़्यादा बड़े हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है भाई, ये सीप किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ एक सीप किला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सीप किला दर्रा, वहाँ से ये प्रवेश करती है और फिर कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर बहती है। हिमाचल प्रदेश में बह के पंजाब में, और पंजाब से कहाँ निकल जाती है भाई? फिर ये फिरोजपुर के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, मैदानी बाग में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो ये सतलुज जो है सिंधु की महत्वपूर्ण नदियों में से एक आती है भाई। और सतलुज नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है भाई, हरिके के पास, हरिके बैराज जिसे कहा जाता है। भाखड़ा और नग्गल दो यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, भाखड़ा और नग्गल दो क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक भाखड़ा नग्गल डैम बनाया गया है, एक सतलुज नदी पे बनाया गया है। ठीक है ना, जिसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं भाई? पंजाब के अंदर बिजली के लिए करते हैं, और हरियाणा में उसके लिए सिंचाई के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो नदी घाटियों के ऊपर बनाई गई है। और दूसरा इसका दूसरी जो मुख्य नदी है इसकी कौन सी है भाई? व्यास नदी है। व्यास इसकी दूसरी सहायक नदी है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है भाई? ये लगभग 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र से निकलती है और रोहतांग दर्रे से होकर के बहती है। और ये निकलती कहाँ से भी? व्यास कुंड से निकलती है। व्यास जो नदी है कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। और ये भी किसके साथ साथ एक भारत और पाकिस्तान की नेचुरल बाउंड्री बनाती है ये। ठीक है ना, बहते बहते किसके साथ? जम्मू कश्मीर के तट और पाकिस्तान के बीच में, और बाद में कहाँ पर? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और आगे जाके किसका भाग बन जाती है भाई? ये नदियाँ जो है, पंच नदी का जो क्षेत्र है, पंच नदी जिसे पंजाब कहा जाता है, ये एक दूसरे से आकर मिल जाती है। यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं इनको? सबसे पहले बड़ी नदी है, उसके बाद छोटी नदी है, उसके बाद छोटी नदी, इस प्रकार से जोड़ा गया है। लेकिन अगर सीक्वेंस की अगर बात करें, सबसे सिंधु की सबसे पहले नदी कौन सी मिलती है? झेलम मिलती है। ठीक है, झेलम के बाद इसमें चेनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर सतलुज आती है, इस प्रकार से नदियाँ मिलती है। लेकिन यहाँ हम किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो है कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, कुल्लू घाटी से बहती है ये। कुल्लू घाटी किसमें पाई जाती है भाई? हिमाचल प्रदेश से में है। रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। रोहतांग दर्रा है हिमाचल और इसके बीच में, जिससे होकर के ले और लद्दाख के बीच में रास्ता निकलता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो तीसरी जो इसकी मुख्य नदी है वो कौन सी है भाई? चेनाब है। तीसरी मुख्य नदी क्या है? चेनाब। चेनाब जो है इसको किस नाम से क्या पुकारते हैं भाई? अस्किनी। ठीक है, चेनाब को इसका जो प्राचीन नाम है उसमें क्या कहते हैं? इसको अस्किनी नदी कहा जाता है। सिंधु की ये एक बड़ी सहायक नदी है जो चंद्र और भागा, हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, चंद्र और भागा, जो 320 किलोमीटर बहने के बाद दोनों मिल जाती है, चंद्र और भागा। फिर उसको क्या कहते हैं? चेनाब नदी कहा जाता है। चंद्र अलग है, भागा अलग है, दोनों 320 किलोमीटर बहेगी, उसके बाद मिल जाएगी, तो किस नदी का निर्माण हो जाता है? फिर वो चेनाब नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यह जो है केलांग के निकट ताड़ी
के पास में मिलती है दोनों ये। और हिमाचल प्रदेश के अंदर उत्तरी जो भाग है जहाँ पर सेब और अखरोट की खेती की जाती है नदी घाटियों के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के अंदर चेनाब नदी, चंद्र और बागा दोनों जो नदियाँ हैं इनका काफ़ी रोल रहता है। वैसे वहाँ पर कोई ज़मीन ऐसा क्षेत्र इक्वल लैंड नहीं है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, घाटियाँ पाई जाती है ना। उन घाटियों से जल जो है, जो ऊपर से नीचे जब अवनालिकाएँ आती है तो उन अवनालिकाओं के माध्यम से ही सिंचाई करके अखरोट और सेब की खेती की जाती है वहाँ पे। ठीक है, आजकल इस क्षेत्र में चाय का भी प्रचलन शुरू हुआ है, चाय की बागानी खेती इन क्षेत्रों में की जाने लगी है भारत के अंदर। तो उसके बाद हमारी जो चौथी जो है वो झेलम नदी आती है। वही नंबर 4 पे क्या है, झेलम। झेलम ये सबसे पहली नदी है जो किससे मिलती है भाई, सतलुज हमारी किसमें के साथ मिलेगी, इसके साथ साथ बहने वाली नदी है झेलम। झेलम निकलती कहाँ से है भाई, झेलम जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये पीर पंजाल क्षेत्र में निकलती है। पीर पंजाल जो श्रेणी कहाँ पाई जाती है भाई, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी में निकलती है। और निकलने का जो स्थान है इसका क्या है, वैरीनाग स्थान से निकलती है। वैरीनाग, शेषनाग, एक दिन हमने नागों की बात की थी, जितने भी जिन भी क्षेत्रों के पीछे नाग लगेगा वो सारी की सारी झीलें कहाँ पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। और जिनके पीछे ताल लग जाएगा वो कहाँ पाई जाएगी, उत्तराखंड में पाई जाएगी। ठीक है, जितने भी ताल हैं सारे उत्तराखंड में हैं, जितने भी नाग वो सारे लद्दाख में ग्लेशियर पाए जाते हैं। और यहाँ पर ताल नहीं है और न ही यहाँ पर झील बोला जाता, उसको नाग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहाँ जल इकट्ठा होगा ही नहीं, या तो पिघल के नीचे आ जाएगा या तो फिर वो जम जाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, इसकी वजह से तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है और बर्फ़ जमती जाती है। ठीक है, तो ये जो है शेषनाग झरने से निकलती है भाई। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लर झील के अंदर, वुल्लर झील कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में किस भाग में, बारामूला के पास पाई जाती है। ये जो पार्ट है श्रीनगर का, बारामूला वाला पार्ट है, पहले ये निकलती है यहाँ से, फिर किसके अंदर गिरती है, वुल्लर झील में गिरती है। वुल्लर झील से निकल जाती है ये। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती है, इनलेट वाटर होता है और आउटलेट वाटर होता है। इनलेट वाटर, उसके अंदर वो नदी कहाँ से मिली है, उसमें जल की अधिकता होगी, फिर वो नदी निकल गई है। ठीक है, तो इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर का जो सिस्टम है ये वुल्लर झील के अंदर देखा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील क्यों है, क्योंकि सारा जल कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है, क्योंकि रीजन ही इसके पीछे। अब ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में, क्योंकि समुद्री लहरों के द्वारा सारा नमकीन जो जल है वो इसके अंदर आता रहता है और यहाँ इसमें जमा होता रहता है। और इसमें क्या होता है भाई, मीठा पानी इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या, और दूसरा कारण क्या है, यहाँ वाष्पीकरण सबसे कम होता है, यहाँ जल की मात्रा लगभग बरकरार रहती है, बनी रहती है लगातार। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ थी। और इसके उत्तर में कुछ नदियाँ मिलती हैं भाई, इसके उत्तरी जो भाग है यहाँ पर कुछ नदियाँ मिलती है जो कहाँ से निकलती है भाई। एक तो ये नदी है जो पाकिस्तान से निकल के आती है, अफ़गानिस्तान से निकल के आती है, और इसके किस में मिलती है, दाहिने तट पे मिलती है। ये इसका दायां तट है, ये इसका बायां तट है। दाहिने तट पे मिलने वाली नदियों में सबसे पहले किसकी अगर बात करें तो ये नदियाँ हैं खुर्रुम, लोची, गोमल, और यहाँ पर एक गिजार नदी है, गिलगित नदी है। ये सारी किसकी नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन ये कौन सी, पर्वतीय नदियाँ हैं। ये कौन सी नदियाँ हैं, मैदानी नदियाँ हैं। इसको उत्तर में मिलने वाली नदियाँ, पश्चिम में मिलने वाली नदियाँ बात करें, या दाहिने तट में मिलने वाली नदियाँ, बाएं तट में मिलने वाली नदियाँ। और दूसरा इसका अध्ययन करने का तरीका ये है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों वाली मुख्य नदियाँ हैं और ये वाली मैदानी, क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से किसी पर्वत से निकल के सीधा नहीं मिलती है सिंधु में। कहाँ मिलती है, पहले ये मैदान में बहती है, मैदान में बहने के बाद ये कहाँ मिल रही है,
सिंधु नदी के अंदर मिल रही है। और सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी से बहुत सारी नहरें निकाली गई, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई है। इसीलिए आपने पढ़ा है कभी नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है, ठीक है। और नहरों का देश पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई और नहरों से सिंचाई की गई है। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि सीधा डायरेक्ट हम इसको नहरों या नदियों से सिंचाई, बिना नहरों की सिंचाई कर सकें, ठीक है। ये बहुत उबड़ खबड़ वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर नहरें निकाली गई और नहरें निकाल करके सिंचाई की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान जो है आज कपास के उत्पादन में इंडिया को टक्कर दे रहा है। बहुत छोटा देश है, छोटा प्रदेश है, छोटा क्षेत्र है, लेकिन उत्पादन की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया से बेस्ट क्वालिटी की कपास उत्पादित की जाती है, जिसका रेशा 5.6 के समथिंग होता है। इंडिया का जो रेशा है 3.2 होता है और इसका रेशा 5.6 का है। मुख्य किस्में हो गई है यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो ये भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का पहला जो पार्ट था सिंधु नदी तंत्र है, ये कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट जो है हम अध्ययन करेंगे गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। इन दोनों को फिर एक कंबाइंड में ले आएंगे।